हेलो एंड वेलकम टू ऑल सभी फ्रेंड्स को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन। सबका स्वागत है दिव्य संकल्प चैनल के ऊपर। कैसे बच्चों आप? आई होप कि आपको वीडियोस लगातार मिल रही हैं और आप अच्छे से वीडियोस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब उसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है ये यूपीएससी पीसीएस लेवल के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मटेरियल है ये। और क्वेश्चंस वही हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको साइंस में कहीं भी आप पीछे नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो भी साइंस की अपनी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी बैरियर है, आप वो जल्दी से अपना इनको हटा देंगे और उसके बाद अपना जो भी आपने दिव्य संकल्प लिया है उसको पूर्ण कर पाएंगे। और इन्हीं उम्मीद, इन्हीं आशाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वह है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप जरा वीडियोस को अच्छे से देखें और मैं उस कंसेप्ट को समझें। लेट अस स्टार्ट। तो हम जो बात करते हैं सेल डिवीजन, जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कितना अनिवार्य है हम सबके लिए। याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेल टॉपिक लिया था और सेल टॉपिक मैंने बताया था कि ये जो कोशिकाएं होती है ये हमारी आधारभूत इकाई है। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सेल्स ना हो तो हम सबका या पेड़ पौधों का या किसी भी सृष्टि का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बताया था जैसे बैक्टीरिया है, उनका भी अस्तित्व कब है? जब कोशिकाएं हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोशिकाएं जो है ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, याद होगा हमने डिस्कस किया। प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्रीय कोशिकाएं, यूकैरियोटिक मींस ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक दैट इज बैक्टीरिया के अंदर जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्म है, नीले हरे शैवाल हैं, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जनरल बैक्टीरियास हैं। इन सब के अंदर या प्रोटोजोआ हो, ठीक है, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जीव हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो कोशिकाओं से बनते हैं। कुछ जीव जो है यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होती है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर संगठन रचना किस प्रकार की है, ठीक है। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ अमीबा है, इट इज यूनिसेलुलर वन, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर वन, ठीक है। लेकिन जब वो एक से बहुकोशिकीय की ओर बढ़ता है, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक डायवर्सिटीज के अंदर, तो मल्टी सेलुलरिटी यानी बहुकोशिकीय विकास शुरू हो जाता है। और बहुकोशिकीय जितने भी जीव होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी सेल्स पाई जाती हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और अब एक से हम तो एक कोशिका समझ गए, एक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर चला गया। लेकिन जब ये यूनिसेलुलर से जब मल्टी सेलुलरिटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जो एक से बहुकोशिकीय जब कोई जीव होता है तो उसको जीव को एक से बहुकोशिकीय होने के लिए उसमें कोशिकाओं का विभाजन अनिवार्य है। और कोशिकाओं का विभाजन होने के लिए सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है और इसके टाइप्स हो जाते हैं कोशिका विभाजन के। कोशिका विभाजन क्योंकि अलग अलग प्रकार की है, राइट। कोशिका विभाजन अगर ना हो तो आप समझ सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों का अवतरण नहीं होगा या उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक से अनेक होने के लिए, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होने के लिए कोशिका विभाजन सर्वोपरि कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरा, संतति के विकास के लिए, संतति का मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिका विभाजन अनिवार्य है। यानी आप समझ सकते हैं, यदि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन ना हो तो जीव की जो लाइफ है या उसकी सृष्टि जो है या उसकी उत्पत्ति जो है वो आगे सफर करेगी, उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, ठीक है। इन सभी जीवों के अंदर अगर उनकी संतति या उनकी जनरेशन आगे बढ़नी है तो भी कोशिका विभाजन अनिवार्य है। तो कोशिका विभाजन बेसिकली दो कंसेप्ट में हम जानते हैं। एक तो है मल्टी सेलुलरिटी को बढ़ना, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होना। दूसरा
प्रजनन के लिए यानी कि उसके जनरेशन बढ़ाने के लिए, उत्पत्ति के लिए भी कोशिका विभाजन अनिवार्य है। सो कोशिका विभाजन के दो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, दो चीजों का हमने कंसिडर किया। अब दो कंसिडर जैसे हमने बात करें, अगर हम बात करें कोशिका विभाजन जो है ये हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं। कोशिका विभाजन के जो हमने दो सिग्निफिकेंस बताए, पहला तो किस लिए है, दैट मीन्स जनरेशन बढ़ाने के लिए, संतति की उत्पत्ति, ठीक है, फॉर जनरेशन, जनरेशन के लिए, ठीक है, राइट। और दूसरा जो पैटर्न आता है वो है किसका पैटर्न, वो है एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होना, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, ठीक है, यूनिसेल्युलरिटी से मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कोशिका विभाजन चाहिए। अगर हम देखें यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होने की बात करें तो आपको मालूम है जो जीव होते हैं, दैट मीन्स ऑल द लाइफ और द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक चीज ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सभी जीवों का जीवन एक कोशिका से आरंभ हुआ है और उसका नाम क्या है। तो डू रिमेंबर, दैट मीन्स आपको मालूम है, जैसे ये हम मान के चले ये ओवम है, ओवम जिसको हम अंडाणु कहते हैं, ठीक है, ये फीमेल यानी कि इट्स अ सेक्स सेल्स ऑफ फीमेल, राइट। तो ये एक जनन कोशिका है, एक मादा की, जनन कोशिका ये मादा की है, ठीक है। अब ये ओवम है, जब इसका निषेचन होगा शुक्राणु के साथ, ये शुक्राणु जिसको हम स्पर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म सेल दैट इज कॉल्ड शुक्राणु, ये मेल की सेक्स सेल जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं। तो मेल की जनन कोशिका कौन होगी, शुक्राणु। नाउ वी सी वी हैव टू काइंड्स ऑफ द सेक्स सेल्स, एक तो है फीमेल में और एक है मेल में। अब जब निषेचन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विच इज निषेचन। निषेचन के बाद एक जो स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड युग्मज। युग्मज दैट इज जाइगोट, ठीक है। तो युग्मज यानी जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट होगा, ये जो जाइगोट होगा, अब जाइगोट में क्या है कि आपका ये सेक्स सेल्स मिलने के बाद जाइगोट बना, और यही जाइगोट ये क्या, सिंगल सेल दैट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। और सिंगल सेल यूनिसेलुलरिटी से ये अब बहुकोशिकीय हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जीवों का जीवन किससे शुरू हुआ, निषेचन के बाद युग्मज बन जाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, राइट। लेकिन अब एक से बहुकोशिकीय बनेगा, तब क्या फॉर्मेशन होगी, बेबी की, यानी एक बेबी बनेगा, यानी कि बच्चा बनेगा। तो आप समझे कि जनन कोशिका मेल फीमेल की जब मिलती हैं तो उसके बाद निर्माण होगा किसका, एक बेबी का, और उस बेबी के अंदर कोशिकाएं कितनी है, बहुकोशिकीय, विच इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो बेबी इज मल्टीसेलुलर इन नेचर। तो बेबी बनने के लिए बहुकोशिकीय जो है जाइगोट सिंगल जो है कन्वर्ट हुआ बहुकोशिकीय में, और बाय द मीन्स ऑफ अ सेल डिवीजन, और ये जो सेल डिवीजन होगा इट इज अ माइटोसिस, इसको हम बोलेंगे माइटोसिस यानी समसूत्री।
आप समझ सकते हैं समसूत्री विभाजन ये हुआ एक कोशिका से बहुकोशिकीय होने के लिए। तो बहुत बार एग्जाम्स में जो आता है कि एक युग्मज से एक बेबी के निर्माण के लिए कौन सी कोशिका विभाजन होती है, तो दैट मींस इट इज अ माइटोसिस होगा, जिसको हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो गाइस इसको ध्यान देना, एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये है कि इसका जो यूज अगर देखें तो वो है यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होने के लिए कोशिका विभाजन होगा, जिसका टाइप कौन सा होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री। दूसरी हमने बात की संतति कोशिका यानी संतति की उत्पत्ति, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो बने हैं हमारे पास सेक्स सेल्स कौन से, शुक्राणु एंड अंडाणु। तो जैसे ये अंडाणु और ये शुक्राणु, इन दोनों के बनने के लिए क्या होगा, यहां पर एक और डिवीजन होगा और दिस इज कॉल्ड मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, ओवम, और स्पर्म सेल, शुक्राणु। तो अब आप समझ सकते हैं कि जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सृष्टि ही रुक जाती, नेचर ही खत्म हो जाए, लाइफ ही खत्म हो जाए, लाइफ का ओरिजिनेशन ही नहीं होता अगर ये कोशिका विभाजन ना हो। क्योंकि पहले तो आपको सेक्सेस का फॉर्मेशन चाहिए, सेक्सेस अगर बन गए तो उसके बाद एक कोशिकीय जो जीव बना यानी युग्मज बना, उस युग्मज को बहुकोशिकीय होने के लिए फिर से चाहिए कोशिका विभाजन। तो दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमने एक प्रक्रिया ये समझी, और तीसरी जो एक और होती है उसको बोलते हैं एमाइटोसिस, जिसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन और एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन की बात करें तो ये जो होती हैं उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो कि ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं, जो कम डेवलप है, कम विकसित, अल्प विकसित कोशिकाओं के अंदर ये होने वाली क्रिया है। तो यानी ये अल्प विकसित कोशिकाओं में मिलेगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा जो कि एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ। तो अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो अमीबा प्रोटोजोआ का जो टाइप है उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, तो वो एमाइटोसिस, जिसको असूत्री विभाजन का नाम दिया गया है। तो असूत्री विभाजन ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि किसमें जीवों में मिलता है। तो ये बेसिकली अमीबा के अंदर पाए जाने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो एक भी प्रकार का विभाजन, यानी अमीबा का विभाजन आपने सुना होगा, अमीबा भी प्रजनन करता है। अमीबा का जो प्रजनन होता है वो कौन सा होगा, अमीबा में जो प्रजनन होता है इट इज बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन है, और बाइनरी फिशन का मतलब द्विखंडन विधि। और ये जो द्विखंडन विधि है ये किस टाइप की है, अगर टाइप का पूछा जाता है तो टाइप कौन सा होगा, इट इज असूत्री, विच इज कॉल्ड अमाइटोसिस। तो अब गाइस ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि अमीबा किस प्रकार से, अगर अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का है, अगर क्वेश्चन आया अमीबा, हाउ डू अमीबा रिप्रोड्यूस, देन आंसर गोज टू इट्स बाय द बाइनरी फिशन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, what kind of cell division takes place in amoeba, या binary fission is a type of which kind of cell division, तो आंसर goes to amitosis यानी कि असूत्री विभाजन, ठीक है। और बाकी जितने भी जीव होंगे उसमें माइटोसिस और मियोसिस ये चलता है। माइटोसिस यानी वो क्रिया जिसके द्वारा जो पूरी बॉडी के अंदर कोशिकाओं का नंबरिंग बढ़ेगा, तो इट इज अ एडिंग, ठीक है, इट इज एडिटिव प्रोसेस, यानी इसमें एडिशन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स एड अप होती जा रही है, यानी एक से अनेक। जैसे हमारे अंदर जो है जिसको ट्रिलियन ऑफ द सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। अब ट्रिलियन ऑफ सेल बने किससे हैं, तो स्टार्टिंग उससे किससे हुई है, जाइगोट से। तो जाइगोट वाज अ सिंगल सेल, तो सिंगल सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ट्रिलियन ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो इसका मतलब कौन सा विभाजन हुआ हम सबके अंदर, माइटोसिस।
तो हमारे जो गेस्टेशन पीरियड के दौरान भ्रूण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो एडअप हो रहे हैं वो किस प्रकार की कोशिकाओं का सेल डिवीजन है, वो माइटोसिस कहलाएगा। लेकिन वो माइटोसिस से पहले क्या हुआ था, वो उसके पेरेंट्स जो थे उनके अंदर जनन कोशिकाएं बनी थी, सेक्सेस बने, मेल में स्पर्म सेल और फीमेल में अंडाणु यानी ओवम सेल। और ये दोनों बनने के लिए कौन सी प्रोसेस हुआ था? इट वाज अ मियोसिस। तो मियोसिस पेरेंटल इश्यूज में, ताकि आगे उनकी संतति बढ़ पाए, और जब संतति बन गई, अब संतति का विकास किस विधि से हो रहा था? बाय द मीन्स ऑफ माइटोसिस। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आज हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब क्रियाओं को समझेंगे। देखिए, जो पहले देखें, जो सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन में हमारे पास जो पहले क्रिया आएगी वो है सेल साइकिल। ठीक है, तो पहले हम सेल साइकिल को डिस्कस करते हैं। राइट, तो अब आप देखो कि बेसिकली जो सेल साइकिल होता है, सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब भी कोशिका विभाजन होगा, जैसे होता है ना आपके एग्जाम अब आने वाले होंगे, जैसे पीसीएस एग्जाम या आप जो निकट भविष्य जो एग्जाम देने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके लिए अपने प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आप जो वीडियोस लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। राइट, वैसे ही एक सेल लगातार अपने को प्रिपेयर करती है, किसके लिए? फॉर द डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। और सेल डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले ये जो आपको बताया जा रहा है, ये है सेल साइकिल। ठीक है, ये एक सेल साइकिल यानी कि एक कोशिका का चक्र जिसे कहते हैं, ये एक डायग्रामेटिक वे में समझें, ये कोशिका चक्र है। राइट, ये कोशिका चक्र होता है। अब कोशिका चक्र कैसे हुआ? देखिए, कोशिका चक्र का अप्रॉक्स जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स का, यानी 24 घंटे का होता है। तो कोशिका चक्र जो है इट इज अप्रॉक्स जो है 24 आवर्स के लिए कोशिकाओं का पूरा एक चक्र होता है। अब जो कोशिका चक्र है ये बेसिकली ये इस हिसाब से बटा हुआ है जिसमें सेल अपने को रेडी कर रही है। रेडी करिए किसके लिए? एग्जामिनेशन। जैसे बोलो ना, आप एग्जामिनेशन है, आप देखो जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट होती है, कम से 2 महीने 6 महीने का समय लेती है। तो वैसे ही 2 या 6 महीने का क्या हुआ, इसका मतलब आप अपने को रेडी करेंगे फॉर द नियर बाय एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे ही सेल निरंतर कोशिका विभाजन में लगी रहती है, और कोशिका विभाजन के समय के साथ उसमें एक पीरियड आता है जिसमें सेल अपने को रेडी करती है फॉर द नियरेस्ट एग्जामिनेशन या नियरेस्ट सेल डिवीजन के लिए। वैसे ही इस प्रक्रिया को समझें। अब ये प्रिपरेटरी पीरियड जो होता है उसको कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस, जिसको हम अंतरावस्था के नाम से भी जानते हैं। अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था या इंटरफेस। इंटरफेस या अंतरावस्था होती है, इसमें जो सेल है इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन, अपने को सेल डिवीजन के लिए रेडी करेगी। और सेल डिवीजन में रेडी होने के लिए इसको अलग अलग स्टेजेस में से गुजरना पड़ेगा। अलग अलग स्टेजेस में गुजरने के लिए लाइक द G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यानी अंतरावस्था की जो स्टेजेस हैं इनको 3 सब स्टेजेस में बांटा गया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G2 फेज के बाद इमीडिएट फिर क्या आएगा? माइटोसिस। ये यानी कि कोशिका विभाजन, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो
यानी ये लगातार कोशिका अपने को रेडी कर रही है इन द इंटरफेस स्टेज में, और इंटरफेस स्टेज जैसे ही G2 फेज पे आकर खत्म होता है तो उसके बाद सेल में इमीडिएट शुरू हो जाएगा कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के इमीडिएट बाद आपकी फिर से अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस शुरू हो जाएगी, और दैट मीन्स G1 फेज आएगा। तो एक निरंतर साइकिल जो चलता रहेगा। अब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझना है वो है, कई बार ड्यूरेशन पूछी जाती है, ड्यूरेशन पूछी जाती है कि इनका समय कितना लगता है। तो बच्चों इसमें जो समय है आपका जो G1 फेज होती है, इसको हम ग्रोथ 1 फेज कहते हैं। G1 फेज इज कॉल्ड ग्रोथ 1 फेज है ये, राइट। इसका जो ड्यूरेशन है अप्रॉक्स 10 आवर, तकरीबन 10 घंटे का ग्रोथ 1 फेज होता है। और S फेज फॉर सिंथेसिस फेज, S से सिंथेसिस फेज है ये, और सिंथेसिस फेज जो आती है संश्लेषण अवस्था जो है वो, इसमें नाम से समझ में आ रहा है सिंथेसिस होना, संश्लेषण होना। इट टेक्स अप्रॉक्स 8 आवर, अप्रॉक्स 8 घंटे का समय इसमें लगेगा। इसके बाद आएगी G2 फेज। G2 फेज का मतलब ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज यानी ग्रोथ 2 जो अवस्था है, इट इज अप्रॉक्स, इसमें भी 5 आवर, इसमें तकरीबन 5 घंटे का समय इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें तकरीबन 5 घंटे का समय इसमें लगेगा। और लास्ट जो आपका समसूत्री विभाजन है, इसका समय जो है अप्रॉक्स 1 आवर। अब आप देखें कि टोटल जो सेल डिवीजन की अवस्था है समसूत्री विभाजन की, इसमें टोटल 1 घंटा लग रहा है। तो कोशिका विभाजन के लिए सिर्फ 1 घंटा है, और बाकी के जो 23 घंटे होते हैं वो सेल अपने को रेडी करता है अपने प्रिपरेशन। जैसे बताया ना आपके एग्जाम जैसे होते हैं, यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम जैसे आप देते हैं, तो आप तो लंबा पीरियड आपका आता है प्रिपरेशन का, लेकिन एग्जाम का जो पीरियड है वही 3 घंटे 4 घंटे का, जो एग्जाम के लिए जो समय मिला है वो निश्चित अंतराल कम समय के लिए है, लेकिन प्रिपरेशन उसकी लंबी है, ठीक है। तो इसको अपने जीवन के साथ में हम डाल के देखते हैं, तो प्रिपरेशन तो समय लंबा लग रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे, कोशिका अपने को प्रिपेयर तो लंबे समय के लिए करती है, लेकिन उसका जो डिवीजन का अंतराल है वो सिर्फ 1 घंटे का होगा। तो यहाँ नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ 1 अवस्था जो है कितने समय की रहती है, तो अप्रॉक्स 10 आवर्स के लिए रहेगी। जो आपके संश्लेषण पीरियड है वो अप्रॉक्स कितने समय के लिए रहेगा, तो इट इज अप्रॉक्स 8 आवर्स के लिए रहेगा। और ग्रोथ 2 फेज जो है वो कितने समय के लिए रहेगी, तो अप्रॉक्स ये 5 आवर्स के लिए रहेगी। तो बाकी डिवीजन आपका 1 आवर का होता है, ठीक है। अब इसमें चीज को समझें, जो ग्रोथ 1 फेज होती है इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें जो कोशिका होती है वो अपने को रेडी करती है फॉर द डिवीजन के लिए। तो अभी डिवीजन होने के बाद जो ग्रोथ 1 फेज में कोशिका कुछ समय के लिए अपने को रेस्टिंग फेज में लेकर आ रही है। ये अंतरावस्था मतलब रेस्टिंग फेज, और रेस्टिंग फेज के अंदर सेल अपने को रेडी कर रही है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। और इस दौरान G1 फेज या S फेज या G2 फेज के अंदर जो मटेरियल होता है उसका फॉर्मेशन, उसका डुप्लीकेशन ये हो रहा है। तो यानी इसमें जो आपका जो DNA मटेरियल है या आपका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस के अंदर मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा DNA का फॉर्मेशन होगा, मटेरियल बनेगा आपका। और G2 फेज भी इसी से जुड़ी होती है, ग्रोथ 1 ग्रोथ 2, ठीक है, दोनों ही अवस्थाएं। और संश्लेषण तो मटेरियल का फॉर्मेशन, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन या DNA रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, जिसको हम सिंथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो DNA का इसका सब चलता रहेगा। इसके अलावा जो G2 फेज है इसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है उसका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना या अन्य जो आपके केमिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होना, ताकि सेल अपने को रेडी कर पाए, रीज्यूमिनेट कर पाए। तो ये मकसद होता है इन तीनों अवस्थाओं का, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके काम का है। और लास्ट में जो आपका बचता है वो 1 घंटे का समय होता है, वो है आपका सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में जो पहली अवस्था है वो है प्रोफेज की, ठीक है, दैट इज अ पूर्व अवस्था। तो प्रोफेज या पूर्व अवस्था जो होती है
ये आपकी प्रथम अवस्था है, ठीक है, पूर्वावस्था। ये मेटावस्था, मेटाफेज जिसको है मध्यावस्था भी कहा जा सकता है। तो मध्यावस्था, तो जैसे प्रोफेज खत्म होगा तो मध्यावस्था शुरू हो जाएगी, और मध्यावस्था के बाद आपकी एनाफेज, ठीक है, तो पश्चिम मध्यावस्था जिसको कह सकते हैं। तो पश्चिम मध्यावस्था मतलब मध्यावस्था के बाद का जो समय है उसके लिए हम जान सकते हैं। और लास्ट जो है वो टीलोफेज। टीलोफेज जो है ये आपकी जो जिसे कहते हैं टर्मिनेट होना, ठीक है, तो पूर्व जिसे पूर्णावस्था भी कहते हैं, यानी कि इसमें कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, वो टीलोफेज कहलाएगा। तो ये 4 प्रकार की सब स्टेजेस जो होती हैं वो मिलती हैं आपको एक कोशिका विभाजन, यानी माइटोसिस विभाजन के दौरान 4 तरह की स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, क्रोमोसोम्स में बदलाव आता रहता है। इसके अलावा जो केंद्रक है, न्यूक्लियस होता है, उसमें बदलाव आता रहता है। और उसके बाद टेलोफेज में आपको रिजल्ट में 1 से 2 कोशिकाएं मिल जाती हैं, ठीक है, 1 से 2 कोशिकाएं मिल जाती हैं। बट डू रिमेंबर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, जो अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान कंसेप्ट है सेल साइकिल, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जुड़े हुए हैं इसके साथ, सेल साइकिल के साथ, तो इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेल साइकिल के बाद। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन से जुड़ी हुई चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब आप देखें जो कोशिका विभाजन है हमारा सेल डिवीजन, इट इज बेसिकली, जैसे अभी हमने बताया कोशिका विभाजन, इट इज ऑफ बेसिकली इज ऑफ माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। देन ए माइटोसिस, जो अभी हमने डिस्कस किया आपसे, असूत्री विभाजन। और मियोसिस, विच इज अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जो माइटोसिस है समसूत्री विभाजन से कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस में समसूत्री का मतलब क्या है? सम मीन्स समान, ठीक है। और इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। सो दैट इज द रीजन इट इज आल्सो नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के साथ जोड़ते हैं। जबकि जो मियोसिस होता है, इसको नाम से समझ में अर्ध मीन्स आधा, अर्धसूत्री। सो दैट इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसलिए हम इसको अर्धसूत्री या रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि ए माइटोसिस में इसमें कोई भी सूत्र नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार से बताए लोअर जो सेल्स होती है उनके अंदर। सो दैट इज द 3 काइंड्स ऑफ डिवीजन। अब आप देखो जो माइटोसिस है इसमें क्या, आप देखें, मान के चले हमारे जो कोई भी कोशिका है, इट इज 2n, 1n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम। आप सब जानते हैं हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक n का मतलब, और 2n का हो गया 23 इंटू 2 यानी 46 क्रोमोसोम। तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो है, जिसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक सेल विच इज कायिक कोशिका, somatic cells which is called कायिक कोशिका, it is present in all over the body, it is present in all over the body, पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ये सोमैटिक सेल्स जो है पूरे शरीर में पाई जाती हैं, तो एक्सेप्ट द सेक्स ऑर्गन, एक्सेप्ट
सेक्स सेल। तो सेक्स सेल को छोड़ करके ये पूरे बॉडी मिलेंगी, राइट। जबकि मियोसिस जो होती है दैट मीन्स इट इज, अगर हम देखें यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस इट टेक्स प्लेस ओनली इन सेक्स ऑर्गन्स टू फॉर्म सेक्स सेल्स। यानी ये जनन अंगों में घटित होती है, जनन अंगों में घटित होती है जनन कोशिका बनाने के लिए, जनन कोशिका बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां ये जो है ये सिर्फ जनन अंगों में मिलेगी और जनन कोशिका बनाने के लिए होगी। तो दैट इज अ डिफरेंस जो कि आपको इसमें समझना है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो 2n का मतलब हुआ, अगर ये सेल डिवीजन होगा तो यहां पर ये जो सेल है ये ब्रेकअप होगी, तो ये अपनी ही जैसी 2n कोशिकाएं बना लेगी। यानी आप देखिए ये अगर पेरेंट कोशिका है, ये अगर पेरेंट कोशिका है और ये इसकी डॉटर सेल्स बनी, जिसको हम संतति कोशिका भी कहते हैं, संतति कोशिका, राइट। तो अब आप देखो यानी पेरेंट सेल से क्या बना, डॉटर सेल्स। तो यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, इक्वल। आप देखें 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम है, तो आगे भी सभी सेल्स में 46 ही मिलेंगे। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स अ फिक्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको इसमें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो अब आप देखो यहां पे नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं दे रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ कैसे हो जाएंगे, आप देखें जो जनन कोशिकाएं हैं हमारी, लाइक सपोज करो कि हमारे पास 2n सेल है जो कि जनन अंगों में है, सेक्स ऑर्गन में 2n सेल्स हैं। तो ये जो नंबर ऑफ 2n सेल्स हैं दे आर स्प्लिट, यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं 46 क्रोमोसोम, 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम। तो अब ये जो प्रोसेस है यहां पे 2 स्टेप में होगी। मियोसिस के 2 स्टेप है, एक तो है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर ये जो नंबर क्रोमोसोम है ये रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, यानी 23 इधर और 23 इधर, यानी 46 का हाफ क्या बना, 23, ठीक है। तो मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। उसके बाद अब फिर शुरू होगा, अब ये फिर से दे अंडरगो द सेकंड डिवीजन। मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, ये आप ध्यान देना, मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होने वाली क्रिया है, ठीक है, 2 स्टेप में होगी। तो अब आप देखें या नंबर क्रोमोसोम जो है पहले में क्या थे, आधे रह गए, यानी 46 के आधा कितना हो गया, 23। तो 46 2 हिस्सों बटा 23 में। अब यही 23 वाली सेल्स फर्दर अंडरगोस नेक्स्ट सेल डिवीजन, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस 2, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जो है इट इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस की तरह होगा, यानी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स इक्वल टू द पेरेंट सेल। यानी अगर यहां पे ये पेरेंट सेल है, इसका हाफ कहां आ गया, यहां पर डॉटर सेल्स में आ गई, इसकी डॉटर सेल बनेगी। अब यही डॉटर सेल नेक्स्ट टाइम क्या बनेंगे, पेरेंट सेल्स बनेंगी, और इनके जो नंबर है फिर डिवाइड हो जाएंगे। यानी अब क्या बनेगा, सेम नंबर ऑफ सेल बनेंगे, 23 इधर, इसके भी जो है 23, सेम यहां भी 23 एंड यहां भी 23। तो आप देखें कि इस केस में मियोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स जो है, ठीक है, वो आपके आधे हो गए। 46 का आधा कितना होगा, 23। तो 23 के अंदर कन्वर्ट होकर दैट इज द रीजन कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए हमने इसको क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन बोला, यानी ये अर्धसूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्धसूत्री विभाजन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यानी इसके 2 स्टेप हैं,
अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। और अर्धसूत्री विभाजन 1 जो होता है वो रिडक्शनल नेचर है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और मियोसिस 2 जो होता है वो समसूत्री के जैसा है, यानी कि जितने नंबर पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में मिलेंगे आपको। तो ये चीज को आपने ध्यान देना है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बनता है आपका, कि उसमें पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ मियोसिस विच सेल डिवीजन इज रिडक्शनल इन बिहेवियर। तो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन बिहेवियर इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स अ हाफ। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 जो होती है इट इज जस्ट लाइक अ इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस लाइक डिवीजन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस में कौन सा विभाजन ऐसा है जो कि समसूत्री के जैसा है। तो मियोसिस 2 जो होगा वो समसूत्री जैसा होगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे रह जाते हैं, यानी कि सेम आएंगे एज अ पेरेंट सेल के जितना। और ये जो विभाजन है इसके रिजल्ट में आपको शुक्राणु कोशिकाएं या अंडाणु कोशिका बनेंगी, यानी ये वो क्रिया है जो कि जनन अंगों में होती है। तो जबकि जो हमारे पास जो माइटोसिस क्रिया है वो पूरे शरीर के अंदर होती है एक्सेप्ट द सेक्स ऑर्गन। तो यहां पे ध्यान देना। तो एक बार हम इसका डिफरेंस को कर लेते हैं। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार हम डिस्कस करते हैं कि सेल डिवीजन में माइटोसिस या मियोसिस को हम कैसे अलग अलग रूप में इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार समझते हैं इसको। दैट मीन्स सेल डिवीजन में डिफरेंस की बात करें, सेल डिवीजन में जो डिफरेंस है हमारा, माइटोसिस, पहले आपको डिफरेंस एक आइडिया होना चाहिए विच इज समसूत्री, और अदर इज मियोसिस विच इज अर्धसूत्री। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन है। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। माइटोसिस जो होती है, जैसे बताया आपको, माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, एक्सेप्ट इन सेक्स ऑर्गन्स। तो ये विभाजन शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। सभी कोशिकाओं में होता है। अपवाद